एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज से हम नए पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है एडल्ट सफरेज। तो एडल्ट सफरेज क्या होता है? सफ़र कर रहे हैं एडल्ट, नहीं ये मतलब नहीं होता है, पर मतलब देखते हैं इसका क्या होता है। एवरी मैन एंड वुमेन ऑल्सो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हर आदमी और लड़की के पास हक होता है कि वो 18 साल के ऊपर जब हो जाए तो वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करे, या फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है जिनको वो चूज करना चाहते हैं उनको वोट कर सके, उनको वोट कास्ट कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, एनीथिंग। ओके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उन लोगों के साथ जो भी इंडिया के सिटीजन है। ठीक है, दिस शोज इंक्रीज वोटर्स इन जनरल इलेक्शन। जब से एडल्ट सफरेज का रूल आया, पहले कुछ और चलता था जिसमें 18 ईयर्स नहीं थे, शायद 21 था, या फिर इसमें वोट नहीं देने दिया जाता था इंडियन सिटीजन्स को। बट अभी क्या है, 18 ईयर्स से ऊपर अगर आप हो जाते तो आपके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी आ सकती है कि आप अच्छे और बुरे की चॉइस कर सके। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि पहले इस ये जो चीज़ है, ये एडल्ट सफरेज, इससे क्या वो वोटर्स जो है जनरल इलेक्शन में वोट करने वाले, तो वो भी उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी करती क्या है? एक तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, मतलब वो किसी के उसमें नहीं है, लॉ की नज़रों में सब इक्वल है। और जुडिशरी अपना रोल इंडिपेंडेंटली निभाती है। किससे इंडिपेंडेंट है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों से इंडिपेंडेंट है। ये तीनों ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों काम करते हैं कोऑर्डिनेटली, नहीं ना कि सबऑर्डिनेटली। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता और सब अपना काम अच्छे से इंडिपेंडेंट होके करते हैं। किसी का किसी जुडिशरी का ना लेजिस्लेचर पे दबाव है, ना लेजिस्लेचर का जुडिशरी पे, ना एग्जीक्यूटिव का किसी लेजिस्लेचर या जुडिशरी पे। इसके बाद बात आती है पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे इंडिया में जो कोर्ट है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? अगर कोई एग्जीक्यूटिव है या फिर अगर लेजिस्लेचर है, वो कोई भी रूल निकालता है, ठीक है, और उसको अगर रिव्यू करना है कि वो लोगों के हित में है या नहीं है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी तो नहीं है, वो किसी राइट का, फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहा है, तो उस जो कोई भी कानून, जो भी कोई बिल, लॉ बना है उसको रिव्यू कर सकता है। ये पावर है हमारे इंडिया में जुडिशरी के पास। इसके बाद बात आती है कस्टोडियन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन। इंडिया के सिटीजन जो हैं उनका राइट्स की कस्टडी में रखता है, उसके इंडिया के सिटीजन्स के राइट्स की कस्टडी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, फिर इंडिया की जुडिशरी की। अगर किसी भी इंसान का राइट इन्फ्रिंज होता है तो वो जाके वहाँ पे अपील कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लिमिट्स द पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। जो जुडिशरी है वो लिमिट कर देता है स्टेट या फिर सेंटर की पावर की। स्टेट इतना हावी नहीं हो जाए कि वो सेंटर पे रूल करने लग जाए, कोई स्टेट या फिर कोई सेंटर इतना डेमोक्रेसी को हटा के वो अपने वो ले आए, मोनार्की ले आए, या फिर कुछ भी इस्टेब्लिश कर दे, तो ऐसा नहीं हो। तो जुडिशरी इस चीज़ का भी ध्यान रखती है। और जो सेंटर और स्टेट है वो ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं बनाए इंडियन सिटीजन के ऊपर जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और सिटीजन अच्छे से रह ही नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जुडिशरी है वो अपना रोल एक्सरसाइज करेगी और इनकी जो सेंटर और स्टेट की पावर है उसको लिमिट करेगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की साइड। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब क्या है, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेट करता है, लॉज को बनाता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उन जो लॉज बनाए हैं लेजिस्लेचर ने उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो जुडिशरी होता है वो ये इसने लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ एग्जीक्यूट किया, उनको अगर कोई वायलेट करता है तो जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, ये अपने डिफरेंट इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हैं अपने अपने पैरामीटर्स के अंडर। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डिसेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर्स एंड सब्जेक्ट्स। एक तो पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन है, स्टेट्स की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है। ठीक है, और इनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग कर रखे हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है यूनियन लिस्ट में, ये है सेंटर की लिस्ट। इसके बाद बात आती है स्टेट लिस्ट, ये है स्टेट की लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट
कुछ ऐसे नए सब्जेक्ट्स या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलके रूल बनाती है, रूल और रेगुलेशन। बट अगर यहाँ पे कभी भी सेंटर या स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन जीतता है? हमेशा सेंटर जीतता है। ठीक है, सेंटर की बात मानी जाती है, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज जो सेंटर है उसको स्ट्रॉन्ग रखा गया है। इसके बाद बात आती है हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? हमारे पास डुअल पॉलिटी है, स्टेट की पॉलिटी है, सेंटर की पॉलिटी है, बट फिर भी हमारे पास कोई भी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। हमारे पास बस एक सिंगल सिटीजनशिप होती है जिसको बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जाते हैं, कहीं पे भी खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो एज अ इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं राजस्थानी, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं, बट फॉर्मल जब हम बातें करते हैं तो हम हमेशा इंडियन सिटीजन कहलाते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ। ओके, इसके बाद बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स हमें दे रखे, तो हमारे साथ कुछ कुछ ड्यूटीज़ भी ऐड ऑन कर रखी है। ठीक है, तो जो ये ड्यूटीज़ है वो 42nd अमेंडमेंट जो कि 1946 में हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें इंडियन, हर एक इंडियन सिटीजन को दी गई। इसके बाद ये ऐड ऑन हुआ आर्टिकल 51A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद 86 अमेंडमेंट वापस से हुई थी जिसमें एक ड्यूटी और ऐड की गई थी, और अब हो गई थी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बेसिकली ये सब आता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे, बट हाँ यही आता है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो नेशनल सिम्बल्स होते हैं या फिर नेशनल फ्लैग होता है। ठीक है, या फिर जिन लोगों ने हमारे नेशन के लिए अच्छे से लड़ाई वगैरह की थी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और भी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ है जो कि ये यूएसएसआर से ली गई थी कि कंट्री को एज अ कम्युनल देखे जाए, वेलफेयर स्टेट कैसे बन सकता है सिटीजन्स की साइड से, तो उसमें ये था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो ये 2 लाख पॉइंट में से फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। सब लोग इक्वल हैं लॉ के नजरों में। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेटस और पोजीशन, कोई भी किसी भी पोजीशन पे हो, किसी स्टेटस पे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है और एक नॉर्मल सिटीजन है, तो अगर ये दोनों मिलकर प्राइम मिनिस्टर भी मर्डर करता है और सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन भी अलग मर्डर करता है, तो दोनों को सेम ही सजा होगी क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ठीक है, और इसके बाद बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इक्वल प्रोटेक्शन क्या होती है कि सब लोगों के सब लोगों के पास जो राइट्स हैं उनकी इक्वल प्रोटेक्शन होगी। जैसे मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो मेरे को भी उतनी प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की, और कोई जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा है तो उनके भी अगर लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उनको भी उतनी प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। ऐसा नहीं है मेरे और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कहता है सब लोग इक्वल है लॉ की नजरों में। ठीक है, एंड फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो रूल ऑफ लॉ है वो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। अगर डेमोक्रेसी तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक रूल ऑफ लॉ आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्ररी पावर क्या होती है? कोई भी ऐसी पावर जो कि मतलब कोई जो ये लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर चीफ मिनिस्टर हो गए या फिर गवर्नर हो गए, कोई किसी पोजीशन पे बैठे, कोई स्टेटस पे बैठे और वो लोग अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो ठीक है उनकी जो आर्बिट्ररी पावर है उनको प्रिवेंट करता है रूल ऑफ लॉ और इम्पार्शियल जस्टिस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट पढ़ा था मैंने। इसमें क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को। ठीक है, शोज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम है। ठीक है, इसके बाद इंश्योर्स, हाँ इंश्योर्स जस्टिस एंड फेयरनेस, जो जस्टिस है और फेयरनेस उसको इंश्योर करता है। उसके बाद प्रिवेंट करता है अब्यूज ऑफ पावर, जैसे कोई लिमिटलेस यूज ऑफ पावर। ठीक है, ऐसे वो जो सब चीजें हैं उसको प्रिवेंट करता है। इसके बाद क्या आती है? इसके बाद एग्जामिन द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशरी का फॉर्मेट है, जो कोर्ट्स है हमारी वो एग्जामिन करती है एक्शंस को। किसके एक्शंस को? लेजिस्लेचर के एक्शंस को, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्शन को। इन तीनों के एक्शंस को एग्जामिन करती है। उसके बाद डिटरमाइन करती है कि ये जो एक्शंस इन तीन लोगों ने किया मिलके ये लॉफुल है और पब्लिक पॉलिसी के अंडर है। अब इसके बाद बात आती है इफ एनी एक्शन इज फाउंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई भी ऐसा एक्शन मैंने करा, कोई ऐसा बिल बनाया, कोई ऐसा लॉ है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या फिर अनलॉफुल है, तो वो जो चीज है मतलब वो जो एक्शन है उसको, वो जो लॉ है उसको क्या कर देगा? डिक्लेयर कौन करेगा? कोर्ट्स करेंगे, हमारी जुडिशरी करेगी, हमारी क्या करेगी? इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी, नल और वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, इसमें अल्ट्रा वायरस का एक और वो आता है तो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग मी एंड अगली वीडियो में तब तक आप ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय बाय।